स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर और जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नए मार्केट के बारे में और क्या सारे प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, नॉर्मली सिचुएशन ऐसी है तो ये तो प्रोडक्ट्स यूएस से भी जाता था, मगर अभी यूएस में जो इशू चल रहा है अबाउट 25% या बाकी सारी चीज़ों का, क्या ये हो भी सकता है कि ये 25% के ऊपर भी चले जाए, राइट। तो अभी हमारे लिए क्या है कि एक नया मार्केट भी ढूंढना है एंड मोर ओवर आज के टाइम पे जो अग्रीमेंट साइन होने वाला है, जो विच इज एफटीए, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अभी इन मार्केट्स में क्या है कि एक तो बाइंग पावर उतना ही है जितना हम लोग करीब करीब यूएस में मानते हैं, एंड दीज आर लाइक गुड पेइंग मार्केट्स, अच्छा खासा पैसा दे ही भी देते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो ये मार्केट्स ठीक है। तो अभी क्यों इस मार्केट को देखना पड़ रहा है, एक तो यूएसए का साथ जो पंगा है और उसके साथ हमारे लिए एक एडवांटेज है कि अगर ट्रेड एग्रीमेंट बन जाता है तो उसकी बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। अभी तक हमारे पास टैरिफ रेट या एचएसएन कोड के हिसाब से कितनी टैरिफ होगी उसका ब्रेकअप नहीं है, बट स्टिल व्हाट वी अज्यूमिंग इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, क्योंकि उनके पास तो है नहीं, तो फिर अगर वो हमसे कुछ करना चाहते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स का कंप्लीट ड्यूटी एग्जिम्पशन मिल जाएगा आपको। तो इस वक्त इसका ये मेन बेनिफिट रहने वाला है। तो आगे जाके जब आप यूके का जब अग्रीमेंट आ जाती है, अगर इन सारे प्रोडक्ट्स का उसमें एचएसएन कोड है और आप उसी प्रोडक्ट में काम करते हो तो वहाँ पे भी इसका ड्यूटी एग्जेम्पशन हो सकता है। अगर ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है तो ऑब्वियसली आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होता है कंपेरेटिवली टू चाइना या वियतनाम या कोई और मार्केट को कंपेयर करने के लिए, मगर अभी फिलहाल के लिए है नहीं। बट स्टिल दिस इज ऑलरेडी साइंड, एक बार फाइनल ड्राफ्ट आ जाता है देन गुड टू गो, राइट। तो यहाँ पे और चीजें हम समझते हैं कि अगर इसमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हाई पोटेंशियल है, जो बड़ा नीश आज के टाइम में डिमांडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या काम हम लोग कर सकते हैं। एक तो टी में है ऑब्वियसली असम, दार्जिलिंग, ब्लैक टी, ये सारे बहुत अच्छे ब्लेंड्स हैं जो ऑलरेडी पॉपुलर है। उसमें आपको सर पीटने की या उसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग जानते हैं उस चीज़ को तो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। मगर ये जो ब्लेंड्स होती है ना, ग्रीन टी, हर्बल टी, मसाला टी, ग्रीन टी तो ऑलरेडी पॉपुलर है, मसाला चाय अभी भी आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में, जब पीएम मोदी वहाँ पे यूके में थे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब अग्रीमेंट साइन करने के लिए गए थे तो एट दैट टाइम मसाला चाय वाज ऑफर्ड, तो चाय वाले को चाय दे रहे हैं, तो दैट्स ऑल द थिंग। तो ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो टी एक मेन प्रोडक्ट है टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, स्पेशली अगर आप इस बेल्ट से हो, तो अगर आसाम, दार्जिलिंग उस साइड से हो तो प्लीज़ फोकस ऑन टी। अगर नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्ट्रीज विजिट करिए, अग्रीमेंट करिए, समझ लीजिए कि उनका क्या प्रोडक्ट्स है, कैसा है, और उसके हिसाब से आप अपने बायर्स को चेक करके बोल सकते हैं कि हाँ ये सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, एक बार मैं सैम्पलिंग के लिए भेज रहा हूँ, अगर सैम्पल्स ठीक आ जाता है तो फिर हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप जब यूके के साथ काम करते हो आप यूरोज में डायरेक्टली काम कर सकते हो या पाउंड में भी आप काम कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है कॉफ़ी, जो यहाँ पे साउथ में, कर्नाटका में या बेल्ट्स में काफ़ी आपको मिल जाएगा। इंस्टेंट कॉफ़ी एक ब्लेंड है, रोबस्टा, अरेबिका, ये दोनों वेराइटीज़ हैं जो इसमें आप काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत यहाँ पे संभाल के काम करना, जब भी आप थोड़ी बहुत चिकमंगलुरु बेल्ट में काम करते हो, काफ़ी वो जगह पॉपुलर भी है ड्यू टू कॉफ़ी एस्टेट्स वगैरह वगैरह, बट स्कैमर्स भी उतने ही पड़े हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे जब भी आप मिलते हो। किसी का अगर ब्लेंडिंग मतलब रोस्टिंग वगैरह नहीं है, किसी का फैक्ट्री नहीं है, कोई बोल देता है ये मेरा एस्टेट है वगैरह, थोड़ा माना मत करिए, जाके देख के आइए तभी कुछ हो सकता है, वरना फिर मुश्किल ही हो सकती है। तो यहाँ पे स्पेशलिटी बीन्स होती है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको ऑप्शन में बहुत मिल जाती है। सिर्फ ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर आप वहाँ पर आओगे तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जो आज के टाइम पे इवन ऑफ द रिकॉर्ड में भी काफ़ी सारे शिपमेंट्स हमारे यहाँ से होती है। तो आप थोड़ा देख लीजिए, आप वर्कआउट करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। स्पेशली यूके के लिए दिस इज वर्क्स वेरी वेल, राइट, सॉरी यूएस लिख रहा हूँ। स्पाइसेस, अगर आप स्पाइसेस में काम करना चाहते हो तो ब्लैक पेपर, टर्मरिक, जिंजर, क्यूमिन, चिली, कार्डमम, ये सारी चीज़ें यूके रेगुलरली जाती है फ्रॉम इंडिया, तो आप इसको भी प्लान कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्गेनिक स्पाइसेस अगर आपके पास है, अगर ये कुछ केमिकली ग्रोन या केमिकली प्रोसेस नहीं है, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आपके पास है तो इसके भी प्राइसेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और नॉर्मली अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं टू मेक इट बेटर, तो आपके पास ये बंडल्स मिल जाएंगे, जैसा अभी संपूर्णा का है, टाटा संपूर्णा वालों का है,
काफ़ी सारे मसाला ब्रांड्स है, MTR का है, उसका इसका, जितने भी ब्रांड्स आप जानते हो, जो उनकी बिरयानी की ब्लेंड्स आती है, चैट मसाला क्या आता है वगैरह वगैरह, तो वो भी आपको बेच सकते हो। फिर रेडी मिक्स है, जो बिरयानी पाउडर्स होती है, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, वो डाल दो, ये मसाले पैकेट डाल दो, खत्म करो। सो दैट्स हाउ इट्स बीन डन। तो मगर एक ये है कि अगर ऑर्गेनिक करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे ऑर्गेनिक का पैसा मिल जाएगा। जितना यूएस में आप एक्सपेक्ट करते हो, करीब करीब उतना ही पैसा आप यहाँ पे भी ऑर्गेनिक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हर्बल इन्फ्यूजन्स, अभी देखो चाय तो हम बना रहे हैं, तो नॉर्मल ब्लैक टी, मसाला टी वगैरह वगैरह तो ठीक है, मगर ऐसा कुछ अगर आप हेल्थ कॉन्शियसली आप देखते हो तो तुलसी टी, मोरिंगा, टर्मरिक ब्लेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज सबका अपना अपना सुपर फूड है अपनी अपनी कैटेगरी में। मगर इनके साथ अगर आप काम करोगे, ये प्रोडक्ट्स में आप थोड़ा बहुत काम करके इसको बेटर प्रोडक्ट बना के आप मार्केट में लेके आते हो, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपका बढ़ जाती है ओवर 30% प्लस। तो ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो जब आप कमर्शियली वायबली देखते हो तो यहाँ पे आगे जाके आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स में 0% ही है, बट कुछ प्रोडक्ट्स में आपको अग्रीमेंट के बाद ओवर, चाइना की कंपनी के लिए कुछ टैरिफ अलग है, हमारे लिए कुछ टैरिफ अलग है, तो अगर हमें वहाँ पे 0 मिल रहा है तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस 0% पे आप निकाल सकते हो। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे प्रेफरेंशियल लगेगा, वो थोड़ा आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद अगर आप कोई खोटा सिस्टम नहीं है, कोई परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, आराम से आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉन FTA सप्लायर से आपको थोड़ा बहुत मार्जिन यहाँ पे बढ़ जाएगा, एंड मोर ओवर एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों को ये फायदा होने वाला है। दैट इज द रीजन ये FTA साइन करते हैं, वरना किसी को कोई फायदा नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें कोई मतलब नहीं है। बट इंडिया को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या है, नया मार्केट मिल जाएगा, और इंपोर्टर्स का क्या है, उनको अच्छी खासी सप्लायर मिल जाएगी एक रीजन से। तो वो थोड़ा आप प्लान कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन मैं पहले भी बता रहा था आपको कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि बल्क कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करते हो, मगर ये तो मैं B2B कर रहा हूँ। अगर देखो B2B में नॉर्मली मार्जिन कम होते हैं, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जब वॉल्यूम मिलता है ना तो लगता है कि यार मेरा मार्जिन भी बढ़ जाएगा। कभी भी मार्जिन बढ़ता नहीं है, घटता है। जब आप देखो अभी 2 kg का आप कुछ नया ब्लेंड भेज रहे हो, राइट, लोकल मार्केट में, वहाँ पे आप अच्छा खासा 30% के ऊपर आप प्रॉफिट उठा सकते हो। मगर वही चीज़ अगर आप इनको कंटेनर में भर के दे देते हो, समवेयर अराउंड 7 to 8 कंटेनर्स, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो अराउंड 28 मेट्रिक टन्स अगर आप पकड़ के चलते हो तो इंटू 7-8 कंटेनर्स, राइट, तो उतने में क्या हो जाता है कि ये प्रॉफिट मार्जिन गिरते हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, जो B2C का मार्जिन है वो आप B2B में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। B2B में क्या होता है, मुझे, मेरी एक बिजनेस है, मैं किसी और बिजनेस को बेच रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है, उसको भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है। ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा, एंड ऑफ द डे कस्टमर जो खरीदेगा, जो परचेज करेगा, उससे ही वापस आएगा। तो हमको जो भी प्रॉफिट होती है एंड ऑफ द डे उसका स्प्लिट मिलेगा, वो भले ही ये मेरा होगा, ये उसका होगा, बाकी सारे जो है वो खर्चे होंगे। तो इतना आपको ध्यान रखोगे तो फिर आपका हिसाब बनेगा। अगर आप ये B2C का कॉस्टिंग आप B2B से एक्सपेक्ट करते हो तो फिर गलत है। हमेशा आप जब भी प्रोडक्ट चेक करते हो, हमारी भी वीडियोस होती है, बाकी सारे वीडियोस में ये होता है, सर इतना तो मुझे लोकल में मिलेगा। लोकल में मिल सकता है, लोकल में अगर वॉल्यूम भी मिलता है, क्योंकि हम तो लोकल की बात कर रहे हैं, आप तो रिटेल आप कैसे करते हो। इंडिया में क्या होता है ना, पता है, इंडिया की कंपेरिजन्स होती है लोकल का, मतलब मान के चलो पनीर हम बेच रहे हैं अराउंड 300, ये 300 मैं बोल रहा हूँ B2B का। 300 B2B में क्या होता है, बल्क में मिलती है, जो अराउंड 2-3 कंटेनर निकल जाता है। पनीर में तो नहीं होता होगा, मगर नॉर्मली एयर शिपमेंट होती है, बट स्टिल अगर आप फ्रोजन पनीर में काम करते हो तो उसमें अच्छी खासी मार्जिन मिल जाती है, विच इज बेटर देन दिस। तो लोगों को समझना चाहिए कि इंडिया का B2C का जो प्राइसिंग है ना, वो बाकी मार्केट्स में B2B में मिलेगा। ये जो इंडिया में हम बोलते हैं ना कि यार 300 रुपए तो इंडिया में बेच रहे हैं, ये 300 रुपए आपको यहां पे बल्क में बिकेगा। अगर ये सोचो कि अगर आप जो लोकल में धक्कम दुक्की करते हो, इसमें क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में, अमेजॉन में जितने में बिक रहा है, ब्लिंकिट में कितने में बिक रहा है, या हम बोलते हैं जिप्टो में कितने में बिक रहा है, उसमें जितना बिक रहा है ना उतना वहां पे B2B में बिकेगा। B2C का प्राइसेस ऑलमोस्ट 20 से लेके अराउंड 30-40% तक बढ़ जाता है, डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन एंड द पेमेंट टर्म्स।
अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आता है ना, तो काफ़ी लोगों को लगता है यार हम लोग एक्सपोर्ट करते ही क्यों हैं। अगर आप यहाँ पे B2C का जो प्राइस कंपेयर कर रहे हो, वहाँ पे B2B में, वहाँ पे आपको वॉल्यूम में खेलना पड़ेगा। जो आपको इतना मेहनत करने के बाद यहाँ पे इतना महीने, पूरा महीने कमाने के बाद आपको जो मिलेगा वो एक ही शॉट में यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो B2B और B2C का कॉन्सेप्ट ना जान के आप एक्सपोर्ट में उतरते हो और फिर ये सोचते हो कि हाँ यहाँ पे प्राइसेस का क्या ही फायदा है, तो हमें कोई उतना बड़ा बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं। तो ये गलत स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करते हो, तो थोड़ा वहाँ पे दिमाग लगाओ तो बेहतर है, राइट। वरना जिसके पास जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जिनको ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या बड़े बड़े कंपनीज जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनका भी डेटा निकाल के आप देख लोगे तो आपको ये प्राइस ब्रैकेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, जस्ट बिकॉज अज्ञानी की वजह से या ज्ञान कम होने की वजह से जो भी एज्यूमशंस, गलत एज्यूमशंस करते हैं, तो उसकी वजह से भी बिजनेस में फंसते हैं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट टाइप के ऊपर। ये अगर ऑर्गेनिक है तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर ये केमिकली प्रोसेस्ड है थोड़ी कम मिलेगी। तो मार्केट पोजीशनिंग कैसे करोगे, क्या ये B2B है, B2C है, हेल्थी है, वेल्दी है, या वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर पोजीशनिंग कैसे करेंगे वो डिपेंड करेगा। फिर सप्लाई चेन आपकी कितनी एफिशिएंट है। अभी मुझे कंटेनर $2,500 में मिल रहा है, आपको यहाँ पे 7,000 में मिल रहा है, तो फिर मेरी सप्लाई चेन ठीक है, आपकी सप्लाई चेन में कुछ इंप्रूवमेंट्स है जो करना चाहिए, क्योंकि ये प्राइसेस वर्कआउट तो नहीं होने वाले। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। और कंप्लायंसेस पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादा कुछ कंप्लायंसेस आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जब FTA साइन होती है तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी होता है कि कंप्लायंसेस थोड़ी कम हो जाती है, कम होती है, कंप्लीटली नहीं हटेगा, मगर थोड़ी बहुत लिवरेजेस आपको मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेशली जो मैंने चीज़ें बताई है, अगर उसमें आप वैल्यू एडिंग करते हो तो वहाँ पे अगर रॉ बेचते हो तो उसमें FSSAI की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसका ब्लेंडिंग या प्रोसेसिंग करते हो तो आपको FSSAI की ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगर स्पाइस का अगर आप काम करते हो तो स्पाइस बोर्ड चाहिए, अगर कॉफ़ी में काम करते हो तो कॉफ़ी बोर्ड का चाहिए, टी में काम करते हो तो टी बोर्ड का चाहिए। मेनली मैंने इसी कैटेगरी का ही मैं बात कर रहा हूँ, बाकी प्रोडक्ट का आगे आने वाले वीडियोस में आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट आता है पैथोसैनिटरी, क्योंकि ये सारे चीज़ें पेड़ पौधे से आएंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो केमिकल से प्रोसेस होकर कोई फैक्ट्री में बना के देने वाला है। चाय पत्ती जो भी होगी वो झाड़ से आएगा, फिर बाद में प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ें जो है ना, जो नेचुरल है, मतलब प्लांट बेस्ड वाले हैं, तो इसके लिए पैथोसैनिटरी लगेगी। किसी का एक रिक्वेस्ट आया था कि पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए फॉर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। अगर कोई भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पेड़ पे नहीं उगा है तो उसका कोई कुछ भी पैथोसैनिटरी नहीं लगेगी। सो IC सर्टिफिकेट, IC कोड तो मैंडेटरी है। तो उसके बाद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, प्रेफरेंशियल, तो वो चाहिए जब आप F अग्रीमेंट में काम करते हो, बराबर। अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नॉर्मल देते हो, अगर वहां पे कोई 5% का टैरिफ था सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे, राइट, मगर अगर ये 0% हो सकता है जब आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल दोगे, तो ये काम आपको करना है। सो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो मेरा इंपोर्टर है ना, जब उसको माल मिलेगी उसको ये 0% में ही ड्यूटी पे करना होगा, कोई कुछ पे करना नहीं है, वापस ले लेगा। अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल नहीं दिया तो उसको जो स्टैंडर्ड है 5%, ये उसको पे करना पड़ेगा। अभी 5% तो उसका नेट लॉस है, वो सीधा सीधा बोलेगा भैया तुमने प्रेफरेंशियल क्यों नहीं भेजा, तो भेजो। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेगी वो लगा के अब निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा देख लीजिए। नहीं है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, तो आप सीधा जाओ फ्राइड फॉर्डर को बोलो भैया सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल चाहिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बता देना, मैं दे देता हूँ, उसको प्रोसेस कर दो। सर्टिफिकेट ऑफ प्रेफरेंशियल्स के लिए काफ़ी बार अग्रीमेंट में मैंशन होता है कि आपको 80% प्रोडक्ट इंडिया में बननी चाहिए, या 90% ऑफ द प्रोडक्ट इंडिया में बननी चाहिए, या कभी कभी हो सकता है 60% ऑफ द प्रोडक्ट इंडिया में बनना चाहिए। ये डिपेंड होगी कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा कैटेगरी है और वगैरह वगैरह। इस पर आप जब चेक करोगे ना तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रेफरेंशियल की इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ द डे 5% से जाके डायरेक्टली आपका इंपोर्टर को 0% ड्यूटी पड़ने वाला है। अगर यहाँ पे मार्केट एंट्री करने के लिए, जो यूके की एंट्री के लिए क्या करना चाहिए, एक तो फूड सेफ्टी है वहाँ पे, तो उसका रेगुलेटरी जो भी है उसको प्रॉपरली फॉलो करो। अगर नहीं समझ में आता, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या है कि बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आता है, तो एंड ऑफ द डे ये वाले जो लॉज है तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी कंसल्टेशंस अवेलेबल है, वो भी आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पैकेजिंग, यूके US की जो रेगुलेशंस हैं और लिमिट्स वहाँ पे जो भी है,
तो उसके हिसाब से आप प्लान करो। अगर परमिसेबल लिमिट, जब भी आप प्रोडक्ट टेस्टिंग, अभी देखो काफ़ी लोगों को मैं बोलता हूँ एक बार प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट भेजो, सर टेस्ट रिपोर्ट महंगा है। अभी टेस्ट रिपोर्ट आपको महंगा लग रहा है, मगर अगर आपका प्रोडक्ट एंड ऑफ द डे मार्केट पहुंच जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ यार इनका जो लिमिट था उसके ऊपर चला गया, तो पूरी कंटेनर आपका वापस आ जाएगा। वापस तो आएगा छोड़ो, पूरा ब्लॉक होके उसको समुद्र में बहा दिया जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका किसी काम का नहीं है। तो पहले ही चेक कर लो कि आपका प्रोडक्ट कम से कम लिमिट में आएगा या नहीं आएगा, वरना क्या होगा कि आप सोचते रहोगे कि यार मेरा परफेक्ट तो प्रोडक्ट तो परफेक्ट है, मेरे को हिसाब से क्वालिटी तो ठीक ही है। देखो अपना बच्चा हाँ सबको प्यारा होता है, बट क्या होता है ना कि क्लास टीचर को पूछो कि वो प्रोडक्ट वो बच्चा कैसा कर रहा है, तब समझ में आएगी कि ठीक भी हो रहा है या नहीं हो रहा। राइट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, और ये चीज़ें आपको अंधे नंगे आंख से तो दिखेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको जाके इसको प्रॉपरली टेस्ट करोगे तो ये सारे परमिसेबल लिमिट्स आपको पता चलेंगे। वो भी आपको उनको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा, भैया परमिसेबल लिमिट चेक करो फॉर अ यूके मार्केट, या यूरोपियन मार्केट में कोई और कंट्री हो सकता है, उसमें भी फर्क आएगी, तो वो थोड़ा आप देख लीजिए। राइट, तो इंग्लिश लैंग्वेज लेबलिंग वहाँ पे चलेगा, जो हमारा है वही रहेगा। थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स चेक कर लेना, क्योंकि हम भी नॉर्मली सेम स्पेलिंग्स ही यूज़ करते हैं। अगर यूएस होता तो मैं बोल देता थोड़ी बहुत चेक कर लो, फिर ऑस्ट्रेलिया होता तो और भी होता। तो ये सारी चीज़ों में फ़र्क आएगा, बट क्योंकि 200 साल लूट के गए ना, राइट, फ्रॉम 1600 से लेके 1947, जल्दी आने वाले हैं, तो इंडिपेंडेंस डे आने वाली है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो इतना साल लूट के गए, तो फिर हमें कम से कम इंग्लिश और इंग्लिश का स्पेलिंग तो सिखा के गए, तो उतना तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स, लेबल, एलर्जीज, ओरिजिन, और यहाँ पे जो इंपोर्टर है उसका पैकेजिंग लिस्ट या उसका लोकल का डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शनल क्या है कि अगर ये सारे सर्टिफिकेट्स एडिशनल आपको रहेंगे, आपके फैसिलिटी अगर ये अप्रूव्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हो। अगर नहीं है, करवा लो, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप मांग सकते हो, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट भी ना आपके लिए एक क्रेडिबिलिटी का काम करता है, और जब क्रेडिबिलिटी काम करती है तो फिर एंड ऑफ द डे आपको पैसे थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर देखो एंड ऑफ द डे क्या है ना कि अगर लोकल जिनको बात करना नहीं आता, जिनको कन्विंस करना नहीं आता, वहाँ पे भी आप धक्का खा सकते हो। उसका कोई एश्योरेंस नहीं है कि हाँ ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं तो मेरा काम बन जाएगा, तो काफ़ी बार दिक्कत हो भी सकता है। तो बायर एक्सपर्टीज और पेमेंट टर्म्स क्या हो सकता है, आज के टाइम पे कम से कम यूएई का जो सिचुएशन है ना, दुबई का, राइट, तो दुबई में क्या होता है, इंडियंस है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, इनको मत डील करना, यहाँ पे आप छोड़ दो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक तो एडवांस नहीं देंगे यूएई वाले, राइट, दूसरा क्वालिटी इश्यूज, पेमेंट इश्यूज, स्कैम, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। मगर आप कम से कम यूके बायर्स के साथ इतना आप एश्योर रखो कि आपका टेस्ट सर्ट रिपोर्ट और आपका सर्टिफिकेशन सारा क्लियर है, तो आपका 20 to 30% एडवांस में मिल सकता है। और ये भी हो सकता है वो आके आपको मिल के बात करके फिर जाने के बाद आपको पैसे देंगे। अगर जब वो आए आप गायब हो गए तो आपको कभी बिजनेस का कभी भी वो लोग कोई कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो इतना ध्यान रखिए कि आपको अगर 20-30% एडवांस चाहिए तो आपका पूरा ट्रस्ट जो होती है ये प्रॉपरली सेट होना चाहिए। भरोसा नहीं तो धंधा नहीं, तो इतना ध्यान में रखें। तो यहाँ पे बैलेंस जो भी रहेगा वो अगेंस्ट डॉक्यूमेंट होती है। पहली 1-2 ट्रेड में अगर आप सब 2-3 बार, जब 6-7 बार अगर प्रॉपरली ट्रेड हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उनको बोल सकते हो कि ओपन अकाउंट पे दे दो, मतलब पूरी एडवांस में आप दे सकते हो, सिक्योरिटी तो रहेगी, भरोसा भी रहेगा। 2-3 बार आप जाके होगे, 1-2 बार वो आएंगे, मगर ये पूरी ऑपरेशन अगर आप ढंग से करोगे तो आएगा। अगर एक बार ठीक किया, एक बार गलत किया, जो गैप में करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे सब अलर्ट आता है, फिर इसका कोई भरोसा का गारंटी नहीं है कि आपको आगे आने वाली बिजनेस आपको मिलेगी। तो जो भी रहता है प्रॉपर फ्लो में रहता रहा, करते होंगे तो प्रॉपरली सारे सिस्टम प्रॉपरली चल रहा है, कहीं पे कोई इशू नहीं आ रहा। अगर इशू आ भी रहा है तो ट्रांसपेरेंटली उसको फिक्स भी कर रहे हो, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। वरना तो फिर भूल जाओ, ये कोई एडवांस भी जो दे रहे हैं ये भी वो लोग वापस रिकवर करेंगे। ठीक है, थोड़ी भी क्वालिटी में गड़बड़ी हुई तो काम खराब है। देखो यूएसडी में रेकमेंड नहीं करता हूँ, आप पाउंड्स में भी डायरेक्टली उनको पैसे बचेंगे, क्योंकि क्या है ना कि कन्वर्शन यूएसडी बीच में होता है। उसको क्या है कि पहले यूएसडी में कन्वर्ट करेगा जो पाउंड है, फिर वो जाके मुझे आईएनआर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इसका जो कन्वर्शन चार्जेस होते हैं ना, ये वाले, ये बैंक वाले खा जाते हैं।
तो यूएसडी अगर यूएस हमें वैसे भी तंग करने वाला ही है तो यूएसडी को छोड़ दे जाइए, बाकी कुछ नहीं, राइट। तो आप बिना यूएसडी का भी, क्योंकि ये भी ग्लोबल करेंसी है ना, तो ये भी इंडियन आरबीआई रूल्स के हिसाब से आप पाउंड में भी काम कर सकते हो। आप पाउंड में एग्रीमेंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कन्वर्ट करते हो, जब 1 रुपये या 1 पाउंड कितना होता है उसको कभी भी गलती से भी यूएसडी में मत कन्वर्ट कर देना। काफ़ी लोगों का क्या होता है, पाउंड और यूएसडी में फ़र्क नहीं जानता है। 1 रुपये 1 पाउंड कितना होता है रुपीज़ में, और 1 रुपये कितना होता है यूएसडी में। इसकी कन्फ्यूजन की वजह से काफ़ी लोगों की ना गलत कैलकुलेशन बैठ जाता है। थोड़ा देख के संभाल के, और इसके ऊपर कन्वर्शन रेट क्या आ रहा है पहले आपके बैंक से बात कर लो, वरना जो भी आपका प्रॉफिट है ना ये पूरा आपका बैंक खा लेगा। कभी बाद में ये ऐसा फीलिंग देगा कि यार हम अपने लिए काम कर रहे हैं या बैंक के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बिना सैलरी दिए हुए हम लोग बैंक का एम्प्लॉय बन जाते हैं काफ़ी बार, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, अगर आप तो खुद मैन्युफैक्चर नहीं हो, राइट, आप मर्चेंट ट्रेडर हो, आप कैसे बचे रहोगे बिजनेस में। तो एक तो आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा फैक्ट्री के साथ, और कॉम्पिटिटिव हो गया। तो ये सारे एग्रीमेंट्स अगर आप साइन करते हो ना तो ऑटोमेटिकली एक बेनिफिट आपको ये रहेगा, क्योंकि कल जाके आपके क्लाइंट के साथ जाके ये खुद डायरेक्टली डील नहीं कर सकते हैं। अगर अग्रीमेंट चाहिए तो मेरी टीम आपको दे देगा, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। लीगली इंटरनेशनली बाइंडेड रहेगा, चाहिए तो आप उसको नोटरी भी करा सकते हो, मगर उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें इंटरनेशनली जो भी आप अग्रीमेंट करते हो विद द फैक्ट्री, तो उसको लीगली बाइंडेड करो। अगर वो नोटरी होता हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आप डिजिटली तो साइन कर ही सकते हो, मगर फैक्ट्री इंडिया में ही है तो उसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए। देखो क्या है ना, अगर मेरे 2 रुपये यूके वाले के साथ पड़ा हुआ है, फिर भी मैं मान लेता हूँ अगर उसका बैकग्राउंड मैंने चेक किया हुआ है उसका पैसा आ जाएगा। मगर यहाँ पे जिसका बैकग्राउंड मैं जानता नहीं हूँ, अगर उसके साथ मैंने अग्रीमेंट किया हुआ है, फैक्ट्री के साथ स्पेशली या ट्रेडर के साथ, तो मेरा पैसा आने का चांसेस बहुत कम हो सकता है या नहीं भी आएगा, राइट। ये थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद ब्रांडिंग, रीपैकिंग आपके लेवल पे कर लो, पूरी एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड आप रहो, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बायर सिर्फ आपको जानता है, फैक्ट्री वाले को नहीं जानता। और जब भी उसको एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड डिटेल चेक करेगा तो आप ही रहोगे, तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बट एक चीज़ ये है, FSSAI ये वाला में अगर आप प्रोसेस करते हो, रॉ नहीं है, तो FSSAI में क्या होगा कि जब भी आप FSSAI में अगर आप लेते हो लाइसेंस, इसमें क्या होता है, एक मैन्युफैक्चर्ड एंड पैकेड बाय और दूसरा होता है मार्केटेड बाय। तो मार्केटेड में आपका नाम आ जाएगा और इंपोर्टेड बाय में उसका नाम आएगा, मगर जो ये है ना मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड बाय, इसमें आपका मैन्युफैक्चर का डिटेल प्रिंट होगा, तो ये आप हटा नहीं सकते और इसको कोई भी डायरेक्टली टैप कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपका अग्रीमेंट ढंग का है तो ये आप मैनेज कर सकते हो। नहीं सर अग्रीमेंट भी ठीक नहीं है, पता नहीं, तो फिर आप दान कर रहे हो, एक ट्रेड आपसे होगा और बाकी सीधा ट्रेड आपके मैन्युफैक्चर के साथ हो जाएगा। तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपके पास प्रॉपरली अग्रीमेंट इन प्लेस नहीं है। तो जब आप एक वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कंसिडरेबल जो सोर्सिंग होती है आपकी उसको प्रॉपरली कंसोलिडेट करते हो, तो फिर आपका बिजनेस में थोड़ी बहुत वैल्यू एडिंग जब हो जाती है ना, तो फिर भी बायर भी ये सोचेगा यार चलो ठीक है इनके साथ ही काम करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर के साथ सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स मिलेगी, ये फैक्ट्री में मिलेगा, हाफ प्रोसेस मिलेगा, उसको फुल प्रोसेस्ड आप कैसे बना के दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में रहता है। तो ये थोड़ा आप देख सकते हो, राइट। सोर्सिंग और ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, जब प्रॉपर सोर्सिंग कर लोगे, सर्टिफिकेशन सारी हो जाएगी, रिलायबल मैन्युफैक्चर है, जब भी मेरी कोई इंक्वायरी आई और मैन्युफैक्चर ने मना कर दिया तो फिर मेरा जो भी मेहनत है ना वो सब पानी में गया, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्या होता है, जब भी आप कोई मैन्युफैक्चर को हायर करते हो या किसी मैन्युफैक्चर के साथ आप टाई अप कर रहे हो, तो इतना ध्यान में रखना है कि वो रिलायबल बने, उसके पास इतना वॉल्यूम है, इतना स्टॉक है, उसके पास इतने लोग हैं जो अगर मेरा कल ऑर्डर आ जाता है तो कम से कम ये सप्लाई करके मुझे सपोर्ट करेगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दो, किस बात की बिजनेस वर्क कर रहे हो उनके साथ, राइट। ऐसे काफ़ी सारे फैक्ट्रीज हैं, ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज हैं जिनके पास बिजनेस नहीं है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने आए, उनको जाके सपोर्ट करो, उसमें कोई फ़ायदा है। मगर ये अनरिलायबल निकले तो फिर इनसे कोई मतलब ही नहीं है, भले वो कितना अच्छे भी प्रोडक्ट बनाते होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट, यूके फोकस ब्रांडिंग, अगर आप खुद अपने ब्रांड से करना चाहते हो,
B2C का फायदा लेना चाहते हो तो फिर अपना ब्रांड बनाओ, अपना पैकेजिंग बनाओ, पूरा वैल्यू एनहेंस करो, सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक, फ्री ट्रेड, BRC, ये सब सेटल करो। फिर वहाँ पे लोकल में अगर कोई पार्टनर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर क्रेडिट में दे रहे हो या उनका थोड़ा रोटेशनल पैसा जाना चाहिए मार्केट में, तो फिर आप देख सकते हो कि वहाँ के लोकल पार्टनरशिप या रिप्रेजेंटेटिव्स को आप रख सकते हो, या हमारे जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इनोवेशन में नॉर्मली नया प्रोडक्ट अगर यूके कंज्यूमर्स के लिए ट्रेंडिंग है, स्पेशली वेलनेस और सस्टेनेबिलिटी का। अगर यहाँ पे कोई भी पैकेजिंग, अगर आप टी का भी करते हो ना, अगर टी आप प्लास्टिक बॉक्स में डाल के दे रहे हो, इसके बदले में आप अगर उसको बैम्बू में डाल के दोगे तो बैम्बू का भी बिजनेस हेल्प हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका टी के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल जनरेट हो जाएगा। अगर आपके पास यूनिक कुछ भी नहीं है ना, तो ये यूनिक बना सकते हो, पैकेजिंग काफ़ी यूनिक बन सकती है, कस्टमाइज्ड बन सकता है। तो आज के टाइम पे उसके लिए पैसे देंगे क्या? बिल्कुल यूके में पैसे देंगे, क्योंकि एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी भी है और थोड़ा बहुत उनको जिम्मेदारी भी है, ठीक है। मैं ये तो नहीं मानता कि वो पिक्चर परफेक्ट थे, मगर अभी थोड़ी बहुत करते हैं, राइट। मुझे नहीं पता आप हिस्ट्री स्टूडेंट हो या नहीं हो, मुझे कभी भी यूके उतना नहीं भाया था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंडियंस के साथ वो काफ़ी गलत कर चुके हैं, तो वो कभी दिल से जाएगा नहीं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो, किताब पढ़ने की आदत हो, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे लो लैंडिंग रेट्स, इसका मतलब ये नहीं कि अभी यूके से हम लोग धंधा नहीं करेंगे, करेंगे, बस हुआ है कि इतना भरोसा मत करो कि कल जाके फिर दोबारा गुलाम बन जाए, राइट। तो लो लैंडिंग रेट FTA के अंदर एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इंपोर्टर को स्पेशली, उनको क्या होता है कि यार ड्यूटी कम पड़ रहा है, अगर मेरे पास ऑप्शन है, मैं कहाँ से करूँगा, एक चाइना से करूँगा या मैं इंडिया से करूँगा। चाइना से करूँगा तो 5% मुझे पे करनी है, अगर मैं इंडिया से करूँगा तो मुझे 0% है। अभी इसको क्या लगता है ना, इंपोर्टर को, यहाँ से जाने से बदले मैं यहाँ पे चले जाऊँगा, क्योंकि मेरा ये पैसा बच जाएगा अगर मैं चाइना से करता हूँ, राइट। तो ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो रिलायबल सप्लाई चेन है, एक वाइड वैरायटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे वैरायटीज़ तो मिल ही जाएंगे उसको, राइट। तो ये वैरायटीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतना डाइवर्स मार्केट है, राइट। इंडिया का मैप अगर आप देखोगे इतनी डाइवर्स है, तो उसमें कोई आपको ज़्यादातर तंग नहीं होगा। ऑथेंटिक ऑर्गेनिक ओरिजिन मिल जाएगी, ओरिजिनल जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर कहीं आप बोलते हैं ना कि यहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे बेस्ट मिलती है, तो उस जगह की वो प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप अपनी कहानी बना के बेच सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे कोल्हापुर चप्पल प्राड़ा में बिक रहा है, तो आप देखो ना कि क्या हिसाब है। ऑथेंटिक बना के लेके चलो, एक रियल फ्लेवर, ओरिजिनल फ्लेवर आप उनको दो, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। सो एक तो प्राइवेट लेबलिंग आप करोगे, कस्टमाइज ब्लेंड करोगे, वो अगर वो बोलते हैं 10% मेरा टर्मरिक चाहिए, 3% मेरा पेपर चाहिए और कुछ और मसाला ग्रेडिंग चाहिए, वो उनके हिसाब से उनको बना के अगर वो एक डब्बे में डाल के आप दे दोगे, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर देम। अगर ये नहीं हो पाता, कस्टमाइज ब्लेंडिंग नहीं करते हो, देखो एंड ऑफ द डे ये भी बोल सकते हो ना कि भैया अगर तुम करोगे तो 100 मेट्रिक टन का तो ऑर्डर देना पड़ेगा, तभी मैं ये करूंगी या करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं सर, हम तो कस्टम ब्लेंड करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? धंधा लेके बैठे तो करोगे। नहीं सर, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, हम जितने हैं उसी में खुश हैं वगैरह वगैरह, तो फिर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर मार्केट एंट्री में क्या होगा कि अगर देखो अभी B2B में अगर आपको काम करना है, तो टारगेट एक तो यूके की जो इंपोर्टर्स है, करेंट इंपोर्टर्स, जिसको नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, शिपिंग डेटा में मिल जाएगा। शिपिंग डेटा आपको 1200, 600 या 2 लाख में भी मिल सकता है। बस आपको देखना है कि आपकी जेब में कितना पैसा है। 2 लाख देने की क्या जरूरत है जब 1200 में मिलेगा, जब 600 में मिल सकता है तो 200 1200 रुपये भी क्यों देना है। तो नॉर्मली शिपिंग डेटा अपने अपने हिसाब से अगर आप देखोगे तो 600 रुपये से लेके आपको 1200 रुपये तक में शूट हो जाना चाहिए। अगर आप कोई डॉलर बिजनेस, वोल्जा गिल्जा सब में इन्वेस्ट करते हो तो फिर बात अलग है, देख लेना, क्योंकि उससे ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें एंड ऑफ द डे क्या होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो चाहिए होता है ना, जिसका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, या व्हाट्सएप का नंबर है, या उसका कोई घर का एड्रेस है, कुछ भी नहीं होता है। आपको सिर्फ क्या मिलेगा, कितना मेट्रिक टन गया, कितना यूनिट में गया, कितना उसका प्राइस में गया, या कौन से पोर्ट से कौन से पोर्ट तक गया, इतना छोड़ के बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें होता नहीं है। अगर होता भी है, चलो किसी ने बोल दिया कि सर मेरे में तो कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलते हैं, किसके, लॉजिस्टिक वालों के,
या जो CHA ने उसकी पेपर्स फाइल करी उसके, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है। तो जब आपका फायदा यहाँ पे दिखता नहीं है कोई शिपिंग डेटा में इतना सर फोड़ने के बाद, तो ठीक है ना। बस क्या है, शिपिंग डेटा में हमारे लिए क्या आता है, जिसने इंपोर्ट किया है उसका शिपर का नाम भी हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली शिपर के नाम लिखते हैं, मगर काफी बार क्या होता है ना, शिपर का नाम या क्लाइंट जो भी है जो सप्लायर है, या हम बोल सकते हैं कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, क्योंकि कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तभी तो कोई इंपोर्ट कर रहा है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, कभी एक्सपोर्टर का नाम नहीं रहेगा, कभी इंपोर्टर का नाम नहीं रहेगा, कभी कभी दोनों का नाम नहीं रहेगा। अगर यही चीज ऑलमोस्ट 30% निकल गया तो बाकी आपका 100 लिस्ट में ना अगर 30 खत्म हो गया तो आपके पास कितने बचे, इतने में आपको खेलना पड़ेगा, राइट। तो ये देख लो कि अगर शिपिंग डेटा इतना महंगा में अगर आप खरीद रहे हो तो फिर सोच के खरीद लेना, वरना मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ो, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कोई भी शिपिंग डेटा या कोई और डेटा में नहीं मिलेगा, इसके तरीके थोड़े अलग है। उसमें अगर आप करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट मिल जाएगी, काफी सारे वेबसाइट भी आपको मिल जाएंगे। फूड प्रोसेसर्स है तो काफी सारे रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है जिनके प्रोडक्ट में मान के चलो कोई ब्रेड बना रहे हैं, राइट, कोई बेकरी का कोई ब्रेड बना रहा है, तो बेकरी के ब्रेड में ना वो लोग ना ब्लैक पेपर उन्होंने इंग्रेडिएंट के हिसाब से डाल रखा है, तो ब्लैक पेपर है, किसी जगह पे उन्होंने सेसिमी लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें तो आपका ही है ना, तो ये तो आप भेज ही सकते हो। ब्रेड भले ही वो खुद का बना ले, मगर ऊपर लगने वाले जो प्रोडक्ट्स है ब्लैक पेपर वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आप भेज सकते हो, आप यहाँ पे स्पाइस एक्सपोर्टर बन सकते हो, राइट। तो ये चीजें आप थोड़ा देख लीजिए। अगर व्हाइट लेवल पे आप करते हो, अभी देखो ये ब्रेड का क्या है ना, इसका खुद का बेकरीज है या स्टोर्स है, अभी इसके इतने सारे स्टोर्स में क्या होगा कि ये थोड़ी ना आपके नाम पे भेजेगा, यार ये रोहित भाई का कंपनी है तो ये यहाँ पे भेजूंगा, ये भी इनके नाम पे भेजूंगा, ये इनके नाम पे भेजूंगा। कल रोहित भाई क्या करेंगे, खुद का एक दुकान खोलेंगे और मेरे प्रोडक्ट मैं अपने नाम से बेचना शुरू करूंगा, तब इनके यहाँ पे भेजूंगा नहीं, राइट। ये तो चैलेंज आएगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, आप एक काम करो, अगर मेरा कंपनी का नाम ये है तो फिर ए के नाम पे आप पूरा प्रोडक्ट्स बना के मेरी स्टोर पे आप भेज दो, या मेरे एक वेयरहाउस है वहां पे भेज दो, वहां से मैं इनको फीडिंग दे दूंगा, बात खत्म, राइट। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी फॉरेन का जब भी आता है ना, काफी लोगों को मैंने देखा है कि पैकेजिंग मटेरियल इतना तगड़ा पैकेजिंग होता है ना, रोल बड़े बड़े रोल बना के बैठ जाता है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके नाम से तो पैकेज बनना ही नहीं है, तो पैकेजिंग मटेरियल पे क्यों पैसे डाल रहे हो। आपको क्या करना है, पैकेजिंग मटेरियल से बदले में मार्केटिंग पे ध्यान दोगे तो आपको बल्क डील्स मिल जाएंगे। अगर आप मार्केटिंग के बदले में पैकेजिंग मटेरियल बना दिया, कुछ लेबल्स बना के रख दिया, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। आज के टाइम पे पैकेजिंग लेबल आपके नाम से बनने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पर इन्वेस्ट भी मत करिए। अगर आप कर चुके हो तो फिर देख लो कि ऐसा कोई मार्केट है जहाँ पे B2C आप डायरेक्टली मार्केट में उतरना चाहते हो, सॉरी B2C पे, तो फिर आप वो पैकेजिंग लेके उतर सकते हो। क्या पता कौन से मार्केट में आप जा रहे हो, अगर वहाँ पे अरेबिक बोला जाता है या उर्दू बोला जाता है या कुछ और वियतनामी बोली जाती है, तो फिर या मैंडरिन बोला जाता है, तो आपको तो कुछ भी नहीं पता, पैकेजिंग किस हिसाब से बना दिया आपने। इंग्लिश में आपने सारे लेबल्स बना दिए, आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो करके, तो फिर बाद में एंड ऑफ द डे अगर ये नहीं आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब बल्क ऑर्डर्स आते हैं तो उनका ही पैकेजिंग होगा और उन्हीं के हिसाब से ही पैकेजिंग होगा, और सारी डिजाइन जो होती है ना उसकी, क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, पीछे क्या होना चाहिए, अगल में क्या होना चाहिए, सारे डब्बे की जो भी पैकेजिंग साइजेस जो भी होता है ना, ये सब लिख के दे देते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है, और यहाँ पे क्या सेफ्टी नॉर्म्स लिखना है, सब चीज़ें वो लिख के दे देंगे। तो आपको क्या बचा है, सिर्फ उसको प्रिंट करवानी है, मटेरियल भरना है और उनके नाम से एक्सपोर्ट करना है, बात खत्म। तो ये तकलीफ आपको नहीं आना चाहिए। जितना व्हाइट लेवल पे आप काम करने के लिए तैयार हो B2B में, उतना ही फायदा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिलेवेंट यूके की जो भी ट्रेड शोज है वो अटेंड करो। नहीं है भाई अपने पास पैसे ही नहीं है, यूके का तो वीजा का पैसा नहीं है, तो यूके की जाने की तो बहुत दूर की बात है, तो आप एक काम करो ना, इसका डेटा आपको 10 टाइम्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके डेटा उठाओ, उन्हीं डेटा से इसको एग्जीक्यूट करो। अगर नहीं सर मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है, मैं बैठ के उसको एक एक डेटा निकालूंगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हमें बताओ, हम पूरी डेटा आपको ट्रेड शो, कौन सी ट्रेड शो का चाहिए वो बता देना, वो पूरी ट्रेड शो का डेटा उठा के दे देंगे। वहाँ पे कौन लोग आए थे, किसको बात किया, कितने को क्या डील हुई है, ये सब चीज़ें पता चल जाएगी, वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने एंड से, राइट। अगर हो सकता है एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का भी हेल्प ले लो, क्योंकि वो तो हमारे पैसे से जाके ये ट्रेड शो अटेंड करते हैं ना। काफ़ी लोगों का क्या है कि एपेडा को पूछने में शर्म आती है,
एपेटा को बोलते हैं कि भाई जब कोई भी डेटा चाहिए होगा तो जब भी मैंने बोला यार एपेटा से पूछ लो, सर एपेटा वालों को क्या बोलूँगा मैं, वो तो मना करेंगे। अरे मना क्यों करेंगे, वो तो दुबई गए ही हमारे पैसे से हैं। अभी मेंबर्स तो हम ही है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को हमने आरसीएमसी के नाम पे तो पैसे ही दे रखे हैं ना, थोड़ी ना कुछ फुकट में हो रहा है। आरसीएमसी पैसा अपना है तो वही हिसाब से वो लोग जा रहे हैं, उसी का फायदा आपको लेना है। अगर कम से कम डेटा तक नहीं दे पाते हैं तो फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का क्या फायदा, तो क्या ही प्रमोशन कर रहे हैं वो लोग, राइट। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगी। नॉर्मली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो भी है, राइट, वो सब हेल्प करते हैं। अगर आप क्या होता है ना, मैंने पहले भी बोला था, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का क्या है ना, ये पापा का प्यार है, ये मम्मी का प्यार नहीं है। अभी मम्मा क्या होता है कि बच्चा रोने से पहले ना दूध पिला देती है, बाप ऐसा नहीं है। बाप को क्या है कि रो के अपने आप को घुटने पे लाने तक बाद में प्यार मिलती है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखो, राइट। तो अटेंड रेलिवेंट यूके वाली जो ट्रेड शोज हैं उसकी डेटा आप खरीद भी सकते हो, हमें भी बता सकते हो, और मार्केट में भी मिलती है। मत बेवकूफ मत बनना, अगर पहले आप अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पे पूछ लो, फिर उसके बाद एम्बेसी में भी एक बार पूछ लेना। देखो पूछने में कोई हर्ज नहीं है, अगर पूछते नहीं हो तो बायर ऑर्डर भी नहीं देगा, अगर पूछते नहीं हो तो बायर पैसा भी नहीं देगा। पूछना सीख लो तो आपको हेल्प मिल जाएगा, राइट। तो पूछने से याद आया, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे B2C है, तो रिटेल और ऑनलाइन में भी आप काम कर सकते हो। रिटेल का मतलब आप दुकान दुकान में जो भी इनके चेन्स होते हैं ना, अगर एक इंडियन है जो काफ़ी पहले ही वो यूके चला गया तो उसके कम से कम अभी 5 या 10 स्टोर है, मतलब छोटी छोटी दुकान है उसके, तो अभी 10 दुकान में उसका माल तो रिफ्रेश करता ही होगा, उसको लोड तो करेगा, क्योंकि वरना लोग क्या खरीदेंगे 10 दुकान से। तो उसका जब भी लोड करता है तो वो आपका मटेरियल आपसे मंगवा सकता है, भले ही वो मिक्स्ड कंटेनर हो या कुछ और चीज़ें प्लान कर सकते हैं। तो ये अगर मिक्स कंटेनर हो गया या कुछ और चीज़ें अगर प्लान होती है तो फिर वो कंटेनर के हिसाब से आप प्लान करके उसको भेज दो। अगर उसको पूरा चावल नहीं चाहिए, उसको दाल के साथ कुछ और चीज़ों के साथ मिक्स खट्टा चाहिए, ठीक है, उसको हिसाब से बना के भेज दो। मिक्स कंटेनर्स आज के टाइम में ट्रेंडिंग है, उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, मगर आपके पास अच्छी खासी वेयरहाउस है, अच्छी खासी ग्रेडिंग सिस्टम है, तो आप बिल्कुल काम कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में भी ना, क्योंकि ब्लिंकिट हो गया या कोई और कंपनीज आप देखोगे ना, डीमार्ट है, ब्लिंकिट है, जिप्टो है, ग्रोफर्स तो अभी ब्लिंकिट ही हो गया, मगर ये सारे ब्रांड्स क्या करते हैं ना, अपने नाम से भी इनका पैकेजिंग आती है। वो कैसे आता है, किसी एक कंपनी को जो मिक्स पैकेजिंग बनाते हैं उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, उनके फैक्ट्री में सबके नाम पे निकल के आता है। भले ही ये जिप्टो हो, ब्लिंकिट हो या कोई स्विगी हो, जो भी है, मगर बनता है एक ही फैक्ट्री में है, राइट। ये थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हो। मैं ये तो एग्जाम्पल के लिए बोला हूँ, ऐसा फिर कल जाके कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने, अगर आपको अपने आप ही करना है, चलो ऑनलाइन लेके जाते हैं, क्योंकि दुकान खोल के उसको अगर मैं मार्जिन दूंगा कुछ करने से अच्छा मैं अमेजॉन यूके में रजिस्टर करूंगा और वहाँ पे मैं बेचूंगा, तो ठीक है, वो भी कर सकते हो। फुलफिलमेंट सेंटर है, अगर आपका प्रोडक्ट हैंडमेड है या कोई कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है तो फिर आप इंडिया से ही एक्सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पाती है तो फिर इनका वेयरहाउस देख लो कि इनका वेयरहाउस का खर्चा कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लो। ईबे भी है या स्पेशलाइज्ड रिटेल्स आप चेक कर सकते हो, या चलो कुछ नहीं तो अपना तो खुद का कर ही सकते हो एंड ऑफ द डे, राइट। शॉपिफाई हो गया या वर्डप्रेस हो गया, कोई भी वेबसाइट बनाओ, ऑर्डर उठाना शुरू करो, जब ऑर्डर आ गया, पेमेंट भी आ गई, तो पेपाल या रेजर पे, स्ट्राइप का थोड़ा बहुत निकल गया, वायर आप यूज़ कर सकते हो। ये 2 दिन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर लेना, उनको जो ठीक लगेगा उससे पेमेंट दे देंगे, आप मटेरियल उनको भेज देना। तो ऐसा तो नहीं होगा इमीडिएटली आपको कंटेनर भर भर के ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि ये B2C का बात कर रहे हैं। B2C में आपको क्या होगा, 1 kg, आधा kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg यही आते हैं। आप कभी भी B2C में ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम मिलेगा। काफ़ी लोगों को ये होता है कि यार B2C करना है, मार्जिन तो B2C का चाहिए, कितना 30%, 40%, 100% तक का प्रॉफिट चाहिए, मगर ऑर्डर कितना वॉल्यूम का आना चाहिए, 10 मेट्रिक टन, 20 मेट्रिक टन, 40 मेट्रिक टन। देखो जब इतना मार्जिन आपको चाहिए तो इतना वॉल्यूम आपको नहीं मिलेगा। इतने मार्जिन में आप कितना बेच पाओगे, 2 kg, 2 मेट्रिक टन आपको सिर्फ B2B में ही मिलेगा। इतना ध्यान रखो कि B2C का कंफ्यूजन, और इसका मार्जिन चाहिए और इसका वॉल्यूम चाहिए, दोनों होने वाला नहीं है। दोनों में एक पकड़ो तो वो चलेगा। वॉल्यूम आपके पास है तो B2B करो, 10% से 15-20% तक तो आप खेल ही सकते हो, यहाँ पे 30% से लेके 200% तक भी आप खेल सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है,
यहाँ पे पूरा गेम वॉल्यूम का ही है, राइट? इतना ध्यान रख लो। पार्टनर यहाँ पे एथनिक फूड रिटेल्स हो गया, ग्रोसरी चेन्स हो गए, ये सब चीज़ों में भी आप देख सकते हो कि अपना डिजिटल मार्केटिंग चला के ऑथेंटिक इंडिया स्टोर डाल के वहाँ पे भी आप प्रमोट कर सकते हो। जो भी अगर कोई रिटेल के साथ पार्टनर बन गया, आप अपने एंड से भी डिजिटल मार्केटिंग करके उसके यहाँ पे ट्रैफिक भेज सकते हो। हाँ, इसका एंड ऑफ द डे मार्जिन भी उतना आना चाहिए, तभी आप इतना कर सकते हो, वरना कोई मतलब नहीं है कि इतना खर्चा कर दिया उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा। तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था। तो मेनली FSSAI लगेगी, इंडियन रेगुलेशंस हैं, टी, कॉफ़ी, स्पाइस जो भी बोर्ड्स हैं, यूके कस्टम्स के लिए पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, टैरिफ बेनिफिट्स के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रिफरेंशियल, वो ध्यान में रखना। फिर बाद में पैकेजिंग लिस्ट, इनवॉइस, BL, ये सब चीज़ें आपको शिपिंग कंपनी आपको दे देगा, जो भी BL कॉपीज़ हैं, राइट? तो ये लैब जो रिपोर्ट्स होती है, अगर आपने क्लाइंट का भरोसा जीत चुके हो तो इसकी ज़रूरत आपको हर शिपमेंट में नहीं पड़ेगी। अगर वो भरोसा नहीं कर रहा है तो फिर आपको ये हर शिपमेंट में थोड़ी टाइम के लिए आपको ये चाहिए होगा। और दूसरा, अगर यूके फूड सेफ्टी अगर इसको मैंडेटरी करता है, ऐसा लिखा होता है ना स्टार में, ये मैंडेटरी है, तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा हर शिपमेंट के लिए, राइट? तो मेरा मेन ये कहना है, देखो US गया तेल लेने, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं ट्रम्प का दिमाग ठीक कर सकता हूं, मगर एज ए इंडियन एक्सपोर्टर मैं मार्केट स्विच कर सकता हूं। हम तो वही बात करेंगे ना जो अपने हाथ में है। अभी मोदी जी जो बोले, ट्रम्प जी जो बोले, वो बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल मेरे हाथ में एक अग्रीमेंट आने वाला है जिस मार्केट में मुझे ज़्यादातर पोटेंशियल दिखता है, तो ठीक है, अगर वहाँ पे हो सकता है, अगर ये कहीं और बेचना चाहते हैं, देखो इंडिया से लेके यूके वाले US भी बेच सकते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसके लिए मना करूँगा। बट इतना ध्यान रखो कि इंडिया से यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जाएगा जिसमें 0 ड्यूटी लगेगी। अगर यूके से US जाएगा तो उनके लिए 15% लगेगा, राइट? सॉरी 15, अभी फिलहाल के लिए 15 है, बाकी कल क्या हो सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द ट्रम्प है ना, तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो पहले ही नेटो वालों को ही खाने के लिए बैठा था, अभी तो इंडिया तक आ गया, वरना तो फिर पहले ही नेटो को खत्म कर देता वो। तो ये सारी चीजें हैं, राइट? या यूरोपियन यूनियन को ही खत्म कर देता। तो कब किसी का दोस्त है, कब किसका दुश्मन है, ये हमें भी आइडिया नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तभी तो हम बोलते हैं ना कि सन की है, तो फिर उनका कुछ नहीं पता होता वो क्या करते हैं। छोटे बच्चे और पागल थोड़ी बहुत इक्वलिटी काम करते हैं, क्या क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आता। बच्चे भोले होते हैं मगर ट्रम्प पागल है। अपॉर्चुनिटी एक एक्सपोर्टर के लिए कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस या ब्लेंड्स जो भी है, ये टैरिफ के एडवांटेजेस में आ जाता है, तो फिर आप इसको कंप्लीटली कंप्लायंसेस भी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कंप्लायंसेस भी कम होते हैं। बाकी लोगों को 7 डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे तो सिर्फ 2 ही चाहिए, तो 7 से 2 कम में होंगे। और ये अगर इंपॉर्टेंट है तो ये भी वे ऑफ हो सकता है, या हल्के में हो सकता है, ज़्यादा पैसे खर्चे ज़्यादा नहीं होंगे इसमें, तो फिर ये सर्टिफिकेट भी निकल के आ जाएगा। बाकी लोग मेहनत करके 7-8 डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके उसमें इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद वो लोग आपके इक्विवेलेंट मार्जिन पे या सप्लाई कर सकते हैं, मगर 5% का जो टैरिफ उनके लिए लगेगी वो आपको 0% लगेगा, या शायद उनके लिए 25% हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी टैरिफ HSN कोड आया नहीं है, तो कंपैरिजन में नहीं आ सकता कि उनके हिसाब से या उनके देश में उस प्रोडक्ट के लिए कितना था और बाकी लोगों के लिए कितना है और हमारे लिए कितना मिलेगा। क्योंकि क्या है ना, एक मोस्ट प्रिफर्ड नेशन अग्रीमेंट रहेगा, इसके अंदर शायद वो 15% या 5% चार्ज करते होंगे। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर हमारे लिए 0-0 हो जाएगा, तो वो उनको 15 है तो हमें 0 है, उनको 5 है तो भी हमारा 0 है, तो ये डिपेंड करेगी। तो ये मेन बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखो, US के नाम पे रोना नहीं, जो भी है नया मार्केट स्विच मारो, उन मार्केट के लिए क्या कर सकते हैं वो देखो और अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू करो। अगर कहीं पे तकलीफ आती है, JB एक्सपर्ट्स यहीं पे है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी है बात करो, कॉल करो 9538888656, कॉल करो, बात करो, जो भी प्रॉब्लम है पूछ लो। अगर पेड है तो कॉल कर लेना, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला है, उस कमेंट बॉक्स में आपको जो भी तकलीफ है बता देना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो और कोई सवाल है तो कुछ और चीज़ें डाउट में है तो फिर कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप यूज़ कर लेना। अगर उसमें और कोई मदद चाहिए होगा या कंसल्टेशन बुक करना है वो भी आप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।